हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सारे स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से सक्सेस ट्री हिमाचल प्रदेश के चैनल पे। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हर वीकेंड के एंड में फ्राइडे हम आपके पास आते हैं कुछ क्वेश्चंस लेके डिस्कशन के लिए। हिस्ट्री एंड पॉलिटी और अलग अलग सब्जेक्ट्स भी आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा ये लेक्चर है बेसिकली पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं हम आपके साथ। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कहता है 6 राइट्स ग्रांटेड बाय आर्टिकल 19 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ। आर्टिकल 19 में जो कि फ्रीडम की बात करता है, 19(1) क्लॉज A, B, C, D, E, F, G। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ मैंने 7 लिखे हैं, लेकिन वहाँ पे वो कह रहा है 6 कह रहा है। 6 क्यों कह रहा है? क्योंकि हमें पता है कि ये वाला पार्ट है, ये जो प्रॉपर्टी के साथ रिलेटेड है, वो अब फंडामेंटल राइट्स के अंदर नहीं गिना जाता है। बाकी सारे बचे कितने, जिसे स्पीच प्लस एक्सप्रेशन की बात करते हैं। यहाँ हम बात करते हैं पीसफुल असेंबली की। तीसरा हम बात करते हैं एसोसिएशन बनाने की। चौथी हम बात करते हैं ट्रैवल की। ठीक है, राइट टू मूव की बात करते हैं विद इन द कंट्री। फिर हम बात करते हैं टू सेटल एनीवेयर की, और लास्ट हम बात करते हैं ऑक्यूपेशन की। ये 6 फंडामेंटल राइट्स जो फ्रीडम के साथ डील करते हैं आर्टिकल 19 में, इनको नीचे लिखी हुई कौन सी स्थिति में सस्पेंड नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन हमारा ये है, कैन नॉट बी सस्पेंडेड। हम जब पढ़ते हैं इमरजेंसी के बारे में, तो वहां पे हम पढ़ते हैं आर्टिकल 358। आर्टिकल 358 क्या कहता है? वो कहता है कि जब लगी होती है इंटरनल नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल है 352। और इमरजेंसी जो लगती है नेशनल, वो 3 वजह से लगती है। वो तीनों आपके सामने हैं, वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। इन्हीं 3 वजह से लग सकती है। लेकिन वहां पे एक चीज और थोड़ी आगे डिफाइन कर रखी है। वो क्या है? वो कहते हैं कि यदि नेशनल इमरजेंसी लग रही है इन 2 कारणों की वजह से, तो उसे कहेंगे एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी। और यदि लग रही है इमरजेंसी इस कारण की वजह से, तो कहेंगे इंटरनल नेशनल इमरजेंसी। और आर्टिकल 358 ये बात साफ साफ कहता है कि यदि इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है इट इज ड्यू टू आर्म्ड रिबेलियन, तो उस स्थिति में आर्टिकल 19 में लिखे हुए फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होंगे। तो याद रखिए, इसका आंसर क्या आएगा? आर्म्ड रिबेलियन वो स्थिति है जब आर्टिकल 19 में लिखे हुए राइट्स, जब फ्रीडम्स आपके ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नीचे लिखी हुई कौन सी स्टेटमेंट सही है कैग के बारे में? कैग का आर्टिकल क्या है? 148 है। पहली बात हमें यह पता होना चाहिए कि कैग का आर्टिकल क्या है, इट इज 148। अब करेक्ट स्टेटमेंट हमने ढूंढनी है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि जो कैग है वो अपना ऑफिस होल्ड करते हैं टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, कि जब तक उनसे सहमत हैं कौन? राष्ट्रपति, तब तक ही वो अपने ऑफिस में रह सकते हैं। दूसरा कहता है कि जो उनकी सर्विस कंडीशंस हैं वो पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है। इसमें से यदि करेक्ट की बात की जाए तो पहली स्टेटमेंट है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो टेन्यूर है वो सुरक्षित है किसका? कैग का। वो क्या कहते हैं? कैग को रिमूव तो राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन उस प्रोसेस के साथ जो संविधान में दे रखा है। और संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है कि कैग को रिमूव करने का प्रोसीजर बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का होता है। तो इसलिए वहां पे ये लाइन साफ साफ लिख रखी है कि राष्ट्रपति चाहे अपॉइंट तो करते होंगे कैग को, लेकिन उनको रिमूव नहीं कर सकते अपने प्लेजर के हिसाब से। और वहां पे ये लाइन साफ लिख रखी है कि जो कैग है, ही डज नॉट होल्ड द ऑफिस टिल द प्लेजर। तो यहां पे लिखा है होल्ड, इट शुड बी डज नॉट। और दूसरा कहता है कि सर्विस कंडीशंस, ये बात बिल्कुल सही है कि इनकी सर्विस की जो भी कंडीशंस होंगी, इनकी जो सैलरी है वो पार्लियामेंट के द्वारा ही डिसाइड की जाती है। तो सही स्टेटमेंट कौन सी हुई? ऑप्शन 2।
आगे बात कर रहा है जो रिपोर्ट होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की, यानी फिर से कैग पे ही ये क्वेश्चन है। इसकी जो रिपोर्ट है, पहली बात ये बात रखिएगा, क्वेश्चन है किस पे, इनकी रिपोर्ट पे। कैग अपनी रिपोर्ट जो किसके साथ संबंधित है, अकाउंट्स ऑफ द स्टेट्स, वो किसको सबमिट करता? तीन चीजें, रिपोर्ट किसकी, कैग की, और सबमिट किसको करता। लेकिन रिपोर्ट है किसके अकाउंट्स की, ये रिपोर्ट है स्टेट्स के अकाउंट की। तो ऑब्वियस सी बात है, जब स्टेट्स के अकाउंट की बात चल रही है तो स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है, रिपोर्ट उन्हें ही भेजी जाएगी। वो कौन होता है, हमें पता है, वो गवर्नर होता है। गलती से यहां राष्ट्रपति मत कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली बताया है ये स्टेट्स के अकाउंट की रिपोर्ट बोल रहा है, ठीक है। और यदि आप इसका आर्टिकल देखें ऑडिट रिपोर्ट्स का, तो आप आर्टिकल 151 में जाके इस चीज को क्लियर कट बात में देख सकते हैं। और आगे हम बात करते हैं विच अमंग द फॉलोइंग वीटो इज नॉट ग्रांटेड टू द इंडियन प्रेसिडेंट। जब बात चलती है वीटो की, वीटो एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है टू फॉरबिड, रोक लेना। इस पे भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। हम आर्टिकल पढ़ते हैं 111। राष्ट्रपति आर्टिकल 111 के अंदर जो बिल्स उनके पास पहुंचते हैं, जो मैं कहूंगा कोई कागजात उनके पास पहुंचते हैं, उन पे साइन करने हैं या नहीं करने, उसके साथ संबंधित आर्टिकल कौन सा है, 111। साइन करना मतलब अप्रूवल दे दिया, साइन ना करना मतलब रोक रहे हैं, फॉरबिड कर रहे हैं, उस लॉ को नहीं बनने देंगे वो, तो रोकना ही तो वीटो होता है। तो आप कल कह सकते हैं कि आर्टिकल 111 ऑल्सो डील्स विद द वीटो। पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि वीटो का आर्टिकल क्या है, सर 111 है। अब उन्होंने पूछा है कि इनमें से 4 वीटो दे रखी है, इनमें से ऐसी कौन सी वीटो है जो हमारे इंडियन राष्ट्रपति के पास नहीं है, या जिसका यूटिलाइजेशन हमारे राष्ट्रपति नहीं कर सकते। पॉकेट वीटो या एब्सोल्यूट वीटो, इन दोनों का यूटिलाइजेशन बिल्कुल कर सकते हैं, सस्पेंसिव वीटो का भी कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है क्वालिफाइड वीटो की, ये इंडियन प्रेसिडेंट नहीं यूज करते हैं। तो फिर यूज कौन करता है, ये यूज करते हैं यूएसए के प्रेसिडेंट। इस चीज को याद रखिएगा। ऐसा क्या है क्वालिफाइड वीटो में स्पेशल, ये ऐसी क्या बात है जो हमारे राष्ट्रपति को ये चीज नहीं दी गई है। देखिए क्वालिफाइड वीटो में क्या होता है, समझ लीजिए। जब कोई बिल पहुंचता है किसके पास, यूएसए के राष्ट्रपति के पास, हो सकता है वो जो बिल है जब पहली बार राष्ट्रपति के पास पहुंचा यूएसए के, वो सिंपल मेजॉरिटी से पास होके आया हो उनके पास। वहां के राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो बिल को एक बार वापस भेज सकते हैं। उन्होंने वापस भेज दिया कि भैया इसको एक बार रिकंसिडर कर लीजिए। लेकिन जब रिकंसिडर होने को गया हाउसेस के पास, वो बिल फिर से दोबारा पास होता है, लेकिन पास होता है स्पेशल मेजॉरिटी के साथ। पहली बार तो आया था सिंपल के साथ, लेकिन जब रीचेक होकर दोबारा आता है तो स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास होकर आता है। और जब ये वापस राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा यूएसए के, तो यकीन मानिए वो कानून बनेगा ही बनेगा, बावजूद इसके कि वहाँ के राष्ट्रपति साइन करें ना करें। तो यहाँ से आपको एक बात याद रखनी है, हमारे देश में जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो पार्लियामेंट का एक इंटीग्रल हिस्सा हैं, और उनके साइन के बिना कोई भी काम पूरा नहीं माना जाएगा। जबकि क्वालिफाइड वीटो में बिना साइन के भी कानून आएगा वहाँ पे यूएसए में, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर इंपॉर्टेंट है, तभी वो यहाँ का लॉ या रूल कहलाएगा। तो दैट इज़ वाई क्वालिफाइड वीटो हमारे पास नहीं है, ये हमारे राष्ट्रपति के पास नहीं है, ये यूएसए वाले जो राष्ट्रपति हैं उनके पास है। तो याद रखिएगा क्वालिफाइड वीटो इज द आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि रिस्पाइट शब्द जो है इसका मीनिंग क्या होता है। रिस्पाइट जो शब्द है इसका मीनिंग क्या है। देखिए जब हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति की पार्डनिंग पावर्स के बारे में, आर्टिकल 72 के बारे में, हम 4-5 बातें पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं पार्डन, फिर हम पढ़ते हैं कॉम्यूटेशन, फिर हम पढ़ते हैं रिमिशन, फिर हम पढ़ते हैं रिस्पाइट, और लास्ट में हम पढ़ते हैं रिप्राइव। पार्डन का मतलब होता है क्षमा याचना, कि राष्ट्रपति ने उस इंसान को हर पनिशमेंट से और हर तरह के जिसके ऊपर चार्ज लगे हैं उससे मुक्त कर दिया है, वो इंसान टोटली रिहा है। और हम सबको पता है इस देश में राष्ट्रपति इकलौती ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो मृत्यु दंड का पार्डन दे सकते, सीधा ही, कि किसी इंसान को डेथ पेनल्टी मिली हो लेकिन सीधा कन्वर्ट कर दिया किसमें, रिहाई में, सारे चार्जेस से मुक्त, सारी सजाओं से मुक्त, पार्डन दे दिया। तो ये तो बात पार्डन की होगी। कम्यूटेशन का मतलब होता है कि जब तुम्हारी सजा का नेचर बदल दिया जाए। ये बात याद रखिएगा, मैंने क्या कहा,
जब तुम्हारी सजा का नेचर बदल दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल किसी को फांसी की सजा हुई है लेकिन कम्यूट कर दिया गया और फांसी की सजा का नेचर चेंज करके क्या कर दिया, आजीवन कारावास कर दिया। दैट इज कम्यूटेशन, चेंजिंग द नेचर ऑफ द पनिशमेंट। जब बात करते हैं रिमिशन, रिमिशन में सजा का नेचर नहीं चेंज करेंगे चेंज उसका समय। फॉर एग्जाम्पल यदि कहा गया है कि किसी को 2 साल रिगरस इंप्रिजनमेंट है, मतलब कि 2 साल इससे कड़ी मेहनत करवाई जाएगी जेल में रखते बावजूद, करनी अभी भी रिगरस ही है लेकिन 1 साल के लिए। नेचर तो वही रहा ना, रिगरस इंप्रिजनमेंट, लेकिन समय 2 साल से क्या कर दिया, 1 साल कर दिया, समय कम कर दिया, नेचर नहीं बदला सजा का। और अब बात है रिस्पाइट की, जो कि हमारा क्वेश्चन है। रिस्पाइट कहता है कि एक इंसान के गिवन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, हो सकता है एक विमेन हो, वो प्रेग्नेंट हो सकता है कोई इंसान है वो डिफरेंटली एबल्ड है या डिसेबल पर्सन है, उनकी उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनको कम सजा सुनाना उसे रिस्पाइट कहते हैं। और जब बात आती है लास्ट रिप्राइव की, रिप्राइव का मतलब होता है स्टे ऑर्डर ले लेना। अक्सर जब इंसान को फांसी की सजा होती है तो वो रिप्राइव की पुकार लगाते हैं, फांसी पे स्टे लेते हैं। स्टे लेते क्यों हैं, ताकि वो राष्ट्रपति के पास जाके पार्डन ले सके। तो रिस्पाइट क्या होना चाहिए, हालात को देखते हुए सजा कम कर देना, जो कि हमारा क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसेस, जैसे कि फिजिकल डिसेबिलिटी, जब क्या होता है, लेसर पनिशमेंट अवार्ड कर दी जाती देन द ओरिजिनल वन, दैट इज कॉल्ड रेस्पाइट। ठीक है जी, बी इज द आंसर। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। नीचे लिखे हुए 4 ऑप्शंस में से वो कौन सी अथॉरिटी है जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की स्थापना कर सकते हैं। जब बात आती है इन ट्रिब्यूनल्स की, ओरिजिनली संविधान में नहीं थे, हम पढ़ते हैं कि 42nd अमेंडमेंट है जो 1976 में आती है, जो इंसर्ट करती है एक पार्ट 14A हमारे संविधान में, और उसके अंडर आते हैं 2 आर्टिकल, आर्टिकल 323A और दूसरा आता है आर्टिकल 323B। ठीक है, और आर्टिकल 323A साफ साफ कहता है कि 2 तरह के ट्रिब्यूनल बन सकते हैं, सेंटर का एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। और इन दोनों के बनानों की पावर जो है किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। यह बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल चाहे स्टेट का बनना हो चाहे सेंटर का बनना होगा, बनाएगी कौन, पार्लियामेंट। तो आंसर क्या आएगा, किसको एम्पावर्ड है, इट इज द पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट वो शख्सियत है, ये अथॉरिटी है जो क्या कर सकती है, ट्रिब्यूनल को स्थापित कर सकती है। कौन से, एडमिनिस्ट्रेटिव। और स्थापित किए भी हैं ऐसे, अगर आप देखोगे तो ये स्थापित हुए अराउंड 1985, एक अपने एक्ट के थ्रू स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नीचे लिखे हुए आर्टिकल में से ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो क्लियर कट टर्म्स में ये मेंशन कर रहा है कि जो हाई कोर्ट होती है वो अपनी जजमेंट्स को रिव्यू कर सकती है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मैं कि इन 4 या 3 ऑप्शंस में कहूंगे, 4 ऑप्शंस कह लीजिए आप, 3 आर्टिकल है, चौथा तो नन ऑफ दिस है या नन ऑफ द अबव है। इन 3 आर्टिकल्स में से क्या कोई ऐसा आर्टिकल है जो क्लियर कट ये चीज मेंशन करता हो संविधान में कि जो हाई कोर्ट्स हैं वो अपनी जजमेंट को खुद रिव्यू कर सकती हैं। यहां पे एक बात याद रखिए, जब मैं बात करता हूं आर्टिकल 215 की, तो ये क्या है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। हाई कोर्ट का ही है ये टॉपिक, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, हाई कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये आर्टिकल कहता है। जब मैं आर्टिकल 217 की बात करता हूं, ये कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट की बात करता है। आर्टिकल 226 किसकी बात करता है, रिट की बात करता है, हाई कोर्ट जज इशू कर सकती हैं। अब इन तीनों में से ऐसा कोई आर्टिकल दिख नहीं रहा, तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव इज द आंसर। क्यों, देखिए यहां पे एक बात साफ साफ जान लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा है कि हाई कोर्ट रिव्यू कर नहीं सकती, हाई कोर्ट अपनी जजमेंट्स को रिव्यू कर सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कह दिया है बहुत बार, वो कर सकती हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि संविधान में ये पावर क्लियर कट कहीं मेंशन है किसी आर्टिकल के अंदर। हाई कोर्ट का यदि तुम चैप्टर पढ़ो तो वहां पे क्लियर कट टर्म्स में ऐसा कोई भी आर्टिकल नहीं है जहां पे ये लिखा हो कि हाई कोर्ट्स कैन रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। जबकि सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर में तुम देखोगे आर्टिकल 137, यदि तुम आर्टिकल 137 देखो तो वहां लिख रखा है कि सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू इट्स ओन जजमेंट्स, लेकिन ऐसा ही कोई सिमिलर आर्टिकल हाई कोर्ट्स के लिए नहीं है।
संविधान में, लेकिन स्टिल दे कैन रिव्यू, वो रिव्यू कर सकती हैं अपनी जजमेंट्स को। डन। तो याद रखिएगा डी इज द ऑप्शन। Which of the following articles of the Indian Constitution empowers the Parliament to make rules and regulations? नीचे लिखे हुए आर्टिकल में से ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो पार्लियामेंट में होने वाले काम के रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है? सिंपल सी बात मैंने की, ऐसा कौन सा आर्टिकल हमारे संविधान में लिखा गया है जो पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो लोकसभा या राज्यसभा में जो काम होंगे, उन काम को करने के तौर तरीके क्या होंगे, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस वो खुद बना सकते हैं। हमने अक्सर सुना होगा रूल्स ऑफ लोकसभा, रूल्स ऑफ राज्यसभा। तो पावर उनको कौन सा आर्टिकल देता है, ये क्वेश्चन हमारा है। तो याद रखिएगा इसका आंसर है आर्टिकल 118। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये आर्टिकल पावर देता है लोकसभा के प्रिजाइडिंग अफसर और राज्यसभा के भी प्रिजाइडिंग अफसर को इंडिविजुअली कि वो अपने अपने हाउस के क्या बना सकते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि यहाँ पे काम कैसे होंगे, उनके तौर तरीके क्या होंगे, वो चीज़ कर सकते हैं। डन। और रही बात आर्टिकल 119 की, ये भी रूल्स एंड रेगुलेशंस की ही बात करता है, लेकिन स्पेसिफिकली फाइनेंशियल मैटर्स के साथ। ये बात याद रखिएगा, फाइनेंशियल मैटर्स जो होंगे हाउसेस के, वो कैसे देखे जाएंगे, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे, उनके बारे में आर्टिकल 119 है। और रही बात आर्टिकल 120 की, तो वो कहता है कौन सी लैंग्वेज यूज होगी इन द पार्लियामेंट। ठीक है, हिंदी है और इंग्लिश भी है, लेकिन यदि किसी इंसान ने हिंदी इंग्लिश नहीं आती है, अपनी मदर टंग में बात करनी हो, तो वो अपने हाउसेस के रिस्पेक्टिव प्रिजाइडिंग अफसर, यानी कि अगर लोकसभा है तो स्पीकर से अनुमति लेके, और राज्यसभा है तो चेयरमैन से अनुमति लेके अपनी मदर टंग में बोल सकते हैं। अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं, परमिशन लेना होगा। लेकिन आर्टिकल 121 क्या कहता है कि कुछ ऐसी बातें जो डिस्कस नहीं होनी चाहिए पार्लियामेंट में, कुछ ऐसे क्षेत्र जिनकी डिस्कशन पार्लियामेंट में नहीं होनी चाहिए, जैसे कि कंडक्ट ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, कि जो कंडक्ट होता है जजेस का, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, उनके बारे में पार्लियामेंट के अंदर कभी डिस्कशन नहीं होगी अनलेस एंड अनटिल जज, उस जज के रिमूवल का प्रोसेस चल रहा, उस चीज को फॉरबिड करता है, मना करता है। Which of the following articles deal with the residuary power of the legislation? नीचे लिखे हुए एक आर्टिकल में से एक ऐसा आर्टिकल है जो रेजिडरी पावर की बात करता है। जब हम चैप्टर पढ़ते हैं सेंटर और स्टेट रिलेशंस, तो वहां पे आते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशन। कैसे रिलेशन? लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में आप पढ़ोगे वहां पे सेंटर स्टेट चैप्टर में, तो वहां पे ये सारे आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। पहला आर्टिकल क्या कहता है? पहला आर्टिकल बेसिकली बात करता है सब्जेक्ट मैटर की। आपने अक्सर पढ़ा होगा, हमारे पास 3 लिस्टें हैं, हमारे पास यूनियन लिस्ट है, हमारे पास स्टेट लिस्ट है, हमारे पास कंकरेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट पे लॉ कौन बना सकती है? पार्लियामेंट। स्टेट लिस्ट पे कौन बना सकता है? एसएलए। रही बात कंकरेंट लिस्ट भी, उस पे पार्लियामेंट भी बना सकता है और स्टेट का लेजिस्लेचर भी बना सकता है। वो तो आर्टिकल 246 हो गया। जब बात आती है आर्टिकल 249 की, तो ये बात करता है राज्यसभा की पावर। ये क्लियर कट राज्यसभा की पावर का दर्शाता है कि कल यदि कोई ऐसी स्थिति हो गई कि नेशनल इंटरेस्ट को दिमाग में रखते हुए कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि स्टेट में लिखे हुए सब्जेक्ट के ऊपर पार्लियामेंट को लॉ बनाना पड़ जाए, जबकि स्टेट लिस्ट पे पहला हक किसका है? स्टेट का ही होता है। लेकिन नेशनल इंटरेस्ट को दिमाग में रखते हुए पार्लियामेंट चाहे तो स्टेट में लिखे हुए सब्जेक्ट के ऊपर भी कानून बना सकती है, लेकिन उस कानून को बनाने से पहले अनुमति राज्यसभा से आनी चाहिए। तो आर्टिकल 249 क्या कहता है? रेजोल्यूशन शुड बी पास बाय रेजोल्यूशन शुड बी पास बाय राज्यसभा विद स्पेशल मेजॉरिटी। तभी पार्लियामेंट जो है स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर कानून बनाने की पावर रखेगी। और लास्ट क्या कहता है? लास्ट कहता है यदि 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स रिक्वेस्ट कर सकती हैं पार्लियामेंट को कि वो उनके सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाए। 2 or more states कैन रिक्वेस्ट द पार्लियामेंट कि आप हमारे सब्जेक्ट मैटर पे आप लॉ लेके आए। तो एक ही आर्टिकल बचा है, और रेजिडरी पावर का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 248। और हमारे संविधान में ये बात साफ साफ लिख रखी है कि इट इज द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ पार्लियामेंट। रेजिड्यूरी एक्सक्लूसिव पावर किसका है? पार्लियामेंट का है। याद रखिएगा,
रेजिड्यू मीन्स जो बची हुई चीज़ें हैं, जो सेंट्रल लिस्ट में भी नहीं है, स्टेट लिस्ट में भी नहीं है, कंट्रोल लिस्ट में भी नहीं है, जो कुछ बच गया उस पर कानून कौन लेके आएगा? सिर्फ पार्लियामेंट ही सक्षम है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड है। आप सबने सुना होगा कि मणिपुर में बहुत ज़्यादा वायलेंस के केस सामने आ रहे हैं, तो वहाँ पे एक टर्म आपने पढ़ी होगी, ज़ीरो एफआईआर। ज़ीरो एफआईआर के संबंध में पहला पॉइंट क्या है कि जो सेक्शन 154 है सीआरपीसी का, वो अलाउ करता है पुलिस को कि वो एफआईआर रिपोर्ट दर्ज करे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए। ठीक है, डन। दूसरा कहता है ज़ीरो एफआईआर जो थी वो इंट्रोड्यूस की गई है जस्टिस वर्मा के कहने पे, जस्टिस वर्मा कमेटी थी उसके कहने पे ज़ीरो एफआईआर का सिस्टम शुरू हुआ है। और तीसरा कहता है जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, जिसे आप एफआईआर कहते हैं, उसके बारे में क्लियर कट मेंशन किया गया है कहाँ पे? सीआरपीसी में। और हमने पूछना है कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, मैंने पूछा है कि इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सी है। याद रखिए, ये पहली दो स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है। ये जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी निर्भया केस के बाद में, तो उन्होंने कहा था कि ज़ीरो एफआईआर का सिस्टम इंट्रोड्यूस करना चाहिए। और एफआईआर के बारे में सीआरपीसी में या आईपीसी में कहीं पे भी एक्सप्लिसिट डिफाइंड नहीं है, और इसने क्या किया कि डिफाइंड है, मेंशन्ड है। ये गलत स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या होगा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ तीसरी है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब ज़ीरो एफआईआर होती क्या है भाई? आपने अक्सर सुना होगा या देखा होगा कि कहा जाता है कि जब कोई केस हो जाए या कोई वारदात हो जाती है, तो जो लोकल जो भी थाना है, बंदा वहाँ भागा जाता है। वो कहता है कि भैया मैं कंप्लेंट नहीं कर सकता रजिस्टर, क्योंकि ये मेरे जुरिस्डिक्शन में पड़ता ही नहीं, कि ये जो एरिया है ये मेरे दायरे का है ही नहीं, है ना। ऐसा कुछ होता है कि ये तो कहीं और पड़ रहा है, आप उसको जाके बोलो। तो ज़ीरो एफआईआर क्या होगी? जो भी नज़दीक आपके थाना है, आप जाइए, वहाँ पे जो रिपोर्ट दर्ज करने वाला इंसान है वो रिपोर्ट को दर्ज करेगा, एफआईआर लिखेगा, लेकिन एक ऑफिशियल रजिस्टर में नहीं लिखेगा। वो आपकी कंप्लेंट नोट डाउन कर लेगा। नोट डाउन करने के बाद, क्योंकि वो एरिया उसके जुरिस्डिक्शन का नहीं है, वो एरिया जिसकी थाने के अंडर आ रहा है, वो बंदा अब उस थाने को फ़ोन करेगा और वो थाने वाला प्रॉपर सीरियल नंबर के अंडर वो कंप्लेंट दर्ज कर लेगा। दिस इज कॉल्ड ज़ीरो एफआईआर। जहां पे आपने करवाई वहां पे तो कोई नंबर नहीं चढ़ना आपकी एफआईआर का, क्योंकि उसने एक प्लेन पेपर पे लिखी है, क्योंकि जिस थाने में आप गए हो उस थाने के क्षेत्र में वो एरिया नहीं आता है जहां पे आपके साथ वारदात जो कुछ भी हुआ है, राइट। तो लेकिन उसका फर्ज बनता है फिर भी वो कंप्लेंट को नोट डाउन करे, ऑफिशियल रजिस्टर में ना करे, वैसे कर ले। फिर वो फोन करके किसको? उस थाने को जिस थाने के अंदर वो एरिया पड़ रहा है जहां पे भी वारदात हुई, वो थाने वाले अपने ऑफिशियल एक प्रॉपर सीरियल नंबर के अंडर उस कंप्लेंट को दर्ज करेंगे। दैट इज कॉल्ड ज़ीरो एफआईआर। आई होप आपको ये बात समझ लगी होगी। इसी के साथ आज की क्लास या आज के क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। आपको फिर से मिला जाएगा अगले सेशन में। तब तक के लिए साथ बने रहिए और जुड़े रहिए और पेज को फॉलो कीजिए। और यदि कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर बिल्कुल लिखिए। ठीक है जी, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।